हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 10th की जो साइंस होती है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है मेनली। उसके अलावा अदर भी 2-3 चैप्टर है उसके अंदर, लेकिन मेनली जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट जो पार्ट है वो है बायोलॉजी, सेकंड पार्ट है केमिस्ट्री और थर्ड पार्ट है फिजिक्स। मैं आपको केमिस्ट्री के जो 4 चैप्टर्स हैं वो यहाँ पर केमिस्ट्री जो है साइंस के अंदर बताऊंगा। इनमें से पहले जो है ना अपन जो 4 चैप्टर है वो कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद में मैं फर्स्ट जो केमिस्ट्री का चैप्टर होगा उसको स्टार्ट करूंगा आज यहाँ पर। तो फर्स्ट जो चैप्टर मैंने दिया हुआ है वो दिया हुआ है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मतलब जिसमें एसिड, बेस, सोल्ट या सोल्ट से रिलेटेड जो है ना वो और कौन कौन से कंपाउंड्स हो सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, रिएक्शन जो है उनको कराते हैं, तब क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। सेकंड जो चैप्टर अपने पास जो होगा वो होगा जो केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस या फिर उनके टाइप से रिलेटेड। थर्ड जो चैप्टर होगा केमिस्ट्री का वो होगा एटॉमिक थ्योरी या फिर जो पीरियोडिक टेबल होती है उसका जनरल इंट्रोडक्शन जो है उसके अंदर दे रखा है, इसमें एटॉमिक साइज वगैरह ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे। और फोर्थ जो लास्ट चैप्टर होगा वो होगा कार्बन और इट्स कंपाउंड्स। तो 4 तरह की जो चैप्टर अपने पास यहाँ पर होंगे, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर जो है अपन यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। उसमें 3 चीजें होती है वैसे तो बाकी, लेकिन आपको 2 चीजों का जनरली ध्यान रखना है। जिसमें से एक फर्स्ट जो होता है ना वो होता है एसिड, सेकंड जो होता है वो होता है बेस। सबसे पहले आप एसिड और बेस है उसको आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे। तो वैसे तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने एसिड और बेस की डिफरेंट डेफिनेशन दी है, जैसे अपन आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उनमें बताएंगे। बाकी आपको अगर एसिड की डेफिनेशन लिखनी हो तो अकॉर्डिंग टू आरेनियस एक साइंटिस्ट थे, तो आरेनियस के अकॉर्डिंग the substance which gives H+ ions in aqueous solution, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में घोलने पर H+ आयन देते हैं, H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में इसके अपोजिट अगर कोई भी सब्सटेंस है वो एक्वस सॉल्यूशन में वाटर के अंदर OH- आयन देते हैं तो उसको अपन बोलते हैं बेस। इसी को कई बुक्स में स्पेसिफिकली देते हैं कि जो H3O+ इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। H+ आयन को हाइड्रोजन आयन बोल दिया, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल। तो द सब्सटेंस व्हिच गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज एसिड। ऐसे ही द सब्सटेंस व्हिच गिव्स OH- मतलब हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज बेस। किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, ये डेफिनेशन आरेनियस के अकॉर्डिंग, जो सबसे ओल्डेस्ट डेफिनेशन जो थी वो है। सेकंड जो आता है वो आता है कि अपन को टेस्ट के बेसिस पे कैसे पता लगा सकते हैं कि जो है एसिड कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। तो जिसका टेस्ट है ना वो श्योर मतलब खट्टा, जो खट्टा होता है वो एसिड होता है, और जो बिटर का मतलब होता है तीखा, जो तीखा होता है या कड़वा होता है उसको अपन बोलते हैं बेस। ठीक है, तो टेस्ट के बेसिस पे हो गया। थर्ड जो आइडेंटिफिकेशन होती है इसकी कि लैब में कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा किस सब्सटेंस है ना उसका एसिडिक नेचर है, किस सब्सटेंस का बेसिक नेचर है। तो एक टर्म होती है लिटमस पेपर। क्या होता है, लिटमस पेपर। जैसे जनरल पेपर जैसे कॉपी का पेज होता है, उसी तरीके से अलग अलग टाइप के पेपर होते हैं। ये जो लिटमस पेपर है वो यूज होता है किसी भी जो सब्सटेंस है उसका एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर पता लगाने के लिए। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि लिटमस पेपर जो होता है वो ओनली एक्वस सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस है ना उसको वाटर में डिसोल्व करने के बाद या फिर ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट हो तभी अप्लाई कर सकते हो आप ये वाला रूल। बाकी सॉलिड कोई सब्सटेंस है उसके लिए लिटमस पेपर का यूज नहीं कर सकते। और जनरली 2 टाइप्स के होते हैं लिटमस पेपर, एक होता है रेड कलर का और एक होता है ब्लू कलर का। एक तो रेड और एक ब्लू। तो एसिड जो होते हैं ना एसिड वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। किसको, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अपोजिट ये जो है ना वो रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में। ठीक है, तो ये हुआ एक तरह से डेफिनेशन। और टेस्ट के बेसिस पर या फिर लेबोरेटरी में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये हो गया। अगला जो है वो है कि कुछ सब्सटेंस होते हैं, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सब्सटेंस होता है विनेगर, जिसको घरेलू लैंग्वेज में बोलते हैं सिरका, जो घर में अचार बनाने में काम में लिया जाता है। तो विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं टेमेरिन जो है ना उसमें कौन सा होता है, मतलब इमली के अंदर जो है ना वो कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है,
या फिर इसके अलावा ऐसे पूछ सकते हैं जो रेड आंट होती है, लाल चींटी जो होती है उसके अंदर कौन सा प्रेजेंट होगा, या गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ आपको चीजें याद रखनी है कि कौन कौन से एसिड है वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो विनेगर जो है ना उसके अंदर तो होता है एसिडिक एसिड, कौन सा, एसिडिक एसिड, ठीक है। इसके लिए बोलेंगे अगर तो इसमें होता है टार्ट्रिक एसिड, कौन सा, टार्ट्रिक एसिड। और रेड आंट जो होता है, लाल चींटी जो होती है उसमें होता है फॉर्मिक एसिड। और गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। और तो इस तरीके से आपको कुछ एग्जांपल्स याद रखने होंगे कि विनेगर जो उसमें कौन सा एसिड होता है, टेमेरिन में कौन सा एसिड होता है, और रेड आंट जो होती है उसमें कौन सा एसिड होता है, और गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक जूस है ये, मतलब जो स्टोमक होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो एसिड HCl प्रेजेंट होता है उसके अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक चीज और है यहाँ पर, उसका वैसे कोई रोल नहीं है यहाँ पर कि एसिड टर्म जो है वो डिस्कवर कैसे हुई। तो एक लैटिन लैंग्वेज जो है उसका टर्म होता है एसिडस, क्या, एसिडस, उससे इस टर्म को लिया गया था, उसका कोई यहाँ पे बड़ा रोल नहीं है। ऐसे ही इधर अगर देखा जाए तो इस तरफ जैसे एग्जांपल देखें अपन इसके, तो जैसे NaOH हुआ, MgOH का वोल्ट वाइज है, KOH है, इस तरीके से इन सब में OH है OH, इसलिए ये सब क्या होंगे, बेस होंगे। इनके लिए अगर बोला जाए तो HCl में H है, एसिटिक एसिड CH3COOH, इस तरीके से H प्लस दे सकते हैं। इनके फॉर्मूले ज्यादा अपने इंपॉर्टेंट नहीं है। इस एसिटिक एसिड का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे अपने पास कार्बन के, उनमें फॉर्मूला देख लेंगे, और इसका भी HCOOH फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है। टार्ट्रिक एसिड जो है उसका एक बड़ा फॉर्मूला होता है जो 10th लेवल में पूछा नहीं जाता है। एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ऐसे ये बेस हो गए। ऐसे ये अपने सिलेबस में आगे आएगा, इसको बोलेंगे अपन कास्टिक सोडा, क्या बोलेंगे, कास्टिक सोडा। इसको बोलेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या बोलेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो अपने यूज होगा एंटासिड की फॉर्म में, मतलब जो एसिडिटी हो जाती है ना तब इसका यूज करते हैं। ऐसे इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास। इनमें देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ सोडा, सोडा का मतलब सोडियम, और यहाँ पे लिखा पोटास, इसका मतलब पोटेशियम। तो इस तरीके से ये हुआ जनरल इंट्रोडक्शन, एसिड, बेस और उनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज थी उनके एग्जांपल से जो थे, इतना ही आपको सफिशिएंट है, इतना आप इसका ध्यान दीजिए। उसके बाद में जो एसिड और बेस होते हैं उनको कंबाइन करने के बाद क्या फॉर्म होगा वो देखते हैं इससे आगे। तो फर्स्ट हुआ था एसिड, सेकंड हुआ बेस, थर्ड जो अपने पास आता है ना वो आता है सोल्ट। तो सोल्ट किसको बोलते हैं, तो एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है, इसकी एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो फॉर्मेशन होता है सोल्ट और वाटर का, इसका सोल्ट और वाटर। तो द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, मतलब सोल्ट क्या हुआ, एक तरह से एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन होने से जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, सोल्ट। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एसिड और बेस, इसका नेचर कौन सा हुआ, एसिडिक, इसका नेचर कौन सा हुआ, बेसिक। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्शन है वो एक तरह से कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई है। कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन। तो आपसे अगर ऐसे पूछा जाए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी होती है, तो द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रियल कॉन्सेप्ट तो ये है कि जो सोल्ट होता है ना, सोल्ट उसके भी 3 नेचर्स हो सकते हैं। मतलब सोल्ट जो है वो एसिडिक भी हो सकता है, सोल्ट बेसिक भी हो सकता है, और सोल्ट जो है ना वो न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, जैसे चाहे एसिड हो चाहे बेस, 2 टाइप के हो सकते हैं ये। एसिड भी 2 टाइप का हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है और वीक हो सकता है। ऐसे ही बेस है ना, बेस वो भी क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है और वीक हो सकता है। एसिड भी स्ट्रॉन्ग वीक हो सकते हैं, बेस भी स्ट्रॉन्ग वीक हो सकते हैं। सोल्ट, अच्छा इन दोनों के नेचर के बेसिस पर सोल्ट जो है ना वो 3 टाइप्स का हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी और न्यूट्रल भी। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मैं जहाँ पे एस लिखूं आप उसको स्ट्रॉन्ग समझेंगे, और ए लिखूंगा वहां पे एसिड हो जाएगा। ऐसे डब्ल्यू लिखेंगे तो वीक हो जाएगा। जैसे एस ए का मतलब हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे ही एस बी का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है तब तो जो सोल्ट होगा वो होगा न्यूट्रल। आई बात समझ में, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल।
ऐसे ही अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो कैसा हुआ, एसिडिक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कौन है, यहाँ पर एसिड है, हमेशा इफेक्ट किसका होता है, स्ट्रॉन्ग का, ठीक है। इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर क्या कर दिया जाए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो कैसा हो जाएगा, बेसिक। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस है ना, वो मेनली कैसे लिए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग लिए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग। तो एसिड और सोल्ट किसको बोल रहे हैं, द सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की रिएक्शन से जो फॉर्मेशन हुआ वो सोल्ट होता है, उसके साथ वाटर भी फॉर्म होता है। रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सोल्ट के भी 3 नेचर्स हो सकते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिड 2 टाइप का हो सकता है, स्ट्रॉन्ग और वीक। बेस भी 2 टाइप का हो सकता है, स्ट्रॉन्ग और वीक। अभी अपन ने इसकी कैटेगरी समझी है कि सोल्ट है ना, सोल्ट, उनके ये 3 नेचर कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। अभी अपन को ये नहीं पता चला है कि जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग कब होगा, बेस है ना वो स्ट्रॉन्ग कब होगा, या एसिड वीक कब होगा, ठीक है। तो अब मैं आगे बता रहा हूँ आपको कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो किसको बोलेंगे, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ। तो एक जनरल डेफिनेशन है, वैसे आगे अपन एसिड बेस के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें भी आएगा ये, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है जो कंप्लीट आयनाइज हो जाए, मतलब जो वाटर में कंप्लीट डिजोल्व हो जाए। आप ये ध्यान रखो हमेशा, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, दोनों वाटर में सोल्यूबल होते हैं। एसिड और बेस दोनों के दोनों वाटर में सोल्यूबल होते हैं। बस ये देखा जाता है कि ज्यादा सोल्यूबल कौन सा होगा। अगर एसिड कंप्लीट डिजोल्व हो गया, मतलब पूरा घुल गया, मतलब कहीं पे भी आपको उसमें वो एसिड दिखाई नहीं दे, तो कंप्लीट सोल्यूबल हो गया तो स्ट्रॉन्ग होगा। पार्शियली सोल्यूबल हुआ, कम सोल्यूबल हुआ तो कैसा होगा, वीक होगा। ऐसे ही बेस के लिए भी ऐसे कैसे होता है कि अगर कम सोल्यूबल हुआ तो वीक होगा, और पूरा कंप्लीटली सोल्यूबल हो गया तो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो आज मैंने आपको बताया एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सोल्ट क्या होता है, इनकी रिएक्शन जो है उससे जो सोल्ट फॉर्म हुआ वो किस तरह का होगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अपन को कुछ फॉर्मूले दिए हुए हों तो उनमें अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है। तो ये अपनी आज फर्स्ट क्लास थी साइंस की जो केमिस्ट्री पोर्शन है ना उसकी, ठीक है। तो आप जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है आप उसको नोट करते चले जाए रेगुलर, और जितने भी स्टूडेंट आपके कॉन्टेक्ट में हैं उन सबको बता दीजिए कि 10th का हमारा जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो गया है, और ज्यादा से ज्यादा इसको जो है शेयर कीजिए और चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।